जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट्स की अवधारणा का परिचय देते हैं, जो छोटी दिनचर्या और व्यवहार हैं जिन्हें बार बार किया जाता है। शुरुआत में ये आदतें मामूली लग सकती हैं, लेकिन समय के साथ इनका संचय महत्वपूर्ण परिणाम दे सकता है। क्लियर इस बात पर जोर देते हैं कि सफलता किसी एक बार में बड़े बदलाव करने के बारे में नहीं है, बल्कि हर दिन 1% बेहतर होने के बारे में है। वह अपनी व्यक्तिगत कहानी साझा करते हैं कि कैसे एक दुर्घटना के बाद उन्होंने छोटे छोटे सुधारों के माध्यम से एक सफल एथलीट के रूप में वापसी की। उनका मानना है कि छोटी छोटी आदतें समय के साथ बड़े प्रभाव डाल सकती हैं। भाग 1 मूल बातें। अध्याय 1 एटॉमिक हैबिट्स की आश्चर्यजनक शक्ति। क्लियर बताते हैं कि छोटी आदतें समय के साथ महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं। वह कंपाउंड इफेक्ट का उदाहरण देते हैं, जहां छोटे निरंतर सुधार महत्वपूर्ण परिणामों में बदल जाते हैं। क्लियर जोर देते हैं कि यह एक ही दिन में 100% बेहतर होने के बारे में नहीं है, बल्कि हर दिन 1% सुधार करने के बारे में है। समय के साथ ये छोटे सुधार संचय करते हैं और महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। उन्होंने लक्ष्यों और प्रणालियों के बीच अंतर को स्पष्ट किया। लक्ष्यों का परिणाम प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित होता है, जबकि प्रणालियां उन प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं जिन्हें हम अपनाते हैं। लक्ष्यों की तुलना में प्रणालियों पर ध्यान देना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छी तरह से डिजाइन की गई प्रणालियां स्वाभाविक रूप से अच्छे परिणाम उत्पन्न करती हैं। क्लियर मार्जिनल गेन्स की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, जो हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में छोटे सुधारों की तलाश करने का विचार है। कई क्षेत्रों में 1% सुधार करके लाभ जुड़ जाते हैं और एक महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इस दृष्टिकोण को किसी भी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है, चाहे वह खेल हो, व्यवसाय हो या व्यक्तिगत जीवन हो। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के उदाहरण के माध्यम से वह बताते हैं कि कैसे छोटे सुधारों की खोज ने उन्हें असाधारण सफलता दिलाई। क्लियर बताते हैं कि आदतें समय के साथ कैसे जुड़ती हैं और एक बड़ा प्रभाव डालती हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि हमें छोटी, लगातार सुधारों की तलाश करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप रोजाना 1% बेहतर होते हैं, तो 1 साल के अंत तक आप लगभग 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। इसके विपरीत, अगर आप रोजाना 1% बदतर होते हैं, तो 1 साल के अंत तक आप लगभग 0 पर पहुंच सकते हैं। क्लियर लक्ष्यों और प्रणालियों के बीच अंतर पर चर्चा करते हैं। लक्ष्यों का मतलब होता है जो परिणाम हम चाहते हैं, जबकि प्रणालियां वे प्रक्रियाएं हैं जिन्हें हम अपनाते हैं। क्लियर तर्क करते हैं कि हमें लक्ष्यों की बजाय प्रणालियों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर किसी का लक्ष्य किताब लिखना है, तो उसे मैं रोज 500 शब्द लिखूंगा जैसा प्रणाली अपनाना चाहिए। क्लियर मार्जिनल गेन्स के सिद्धांत पर जोर देते हैं, जिसमें छोटे, निरंतर सुधार महत्वपूर्ण लाभ उत्पन्न कर सकते हैं। उन्होंने ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का उदाहरण दिया, जिसने अपने प्रशिक्षण के हर पहलू में छोटे सुधार किए और असाधारण सफलता प्राप्त की। क्लियर का कहना है कि अधिकांश लोग महत्वपूर्ण क्षणों के महत्व को अधिक आंकते हैं और छोटे सुधारों के महत्व को कम आंकते हैं। सफलता एक ही क्षण में नहीं मिलती, बल्कि यह छोटे, निरंतर सुधारों का परिणाम होती है। इसलिए हमें बड़े लक्ष्यों के बजाय छोटी, प्रबंधनीय प्रणालियों पर ध्यान देना चाहिए। अध्याय 2 आपकी आदतें आपकी पहचान को कैसे आकार देती हैं और इसके विपरीत। क्लियर 4 चरणीय आदत लूप प्रस्तुत करते हैं: क्यू, क्रेविंग, प्रतिक्रिया और इनाम। ये प्रक्रिया, जिसे आदत लूप के रूप में जाना जाता है, ये समझने के लिए मौलिक है कि आदतें कैसे बनती हैं और जारी रहती हैं। क्यू वो संकेत है जो आदत को ट्रिगर करता है। ये पर्यावरण में कुछ हो सकता है, दिन का एक विशिष्ट समय, एक भावना आदि। क्यू हमारे मस्तिष्क को ये याद दिलाने का काम करता है कि हमें एक निश्चित व्यवहार करना है। क्रेविंग वो प्रेरणा है जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ये हमारे आंतरिक राज्य को बदलने की इच्छा है। क्रेविंग हमारी प्रेरणाओं और आवश्यकताओं से प्रेरित होती है। प्रतिक्रिया स्वयं आदत है, वह क्रिया या व्यवहार जो हम करते हैं। यह वो व्यवहार है जिसे हम क्यू और क्रेविंग के जवाब में करते हैं। प्रतिक्रिया को करने में आसानी यह प्रभावित करती है कि आदत बनती है या नहीं। इनाम वो लाभ है जो हमें आदत को करने से मिलता है। ये क्रेविंग को संतुष्ट करता है और आदत को मजबूत करता है, जिससे भविष्य में इस व्यवहार को दोहराने की संभावना बढ़ जाती है। क्लियर बताते हैं कि आदतों को बदलने के लिए हमें पहले अपनी पहचान को बदलना चाहिए। हमारी आदतें हमारी पहचान को प्रतिबिंबित करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं, तो आपको खुद को एक धूम्रपान न करने वाले व्यक्ति के रूप में देखना चाहिए। ये पहचान बदलाव स्वाभाविक रूप से नई आदतों को अपनाने में मदद करेगा। उन्होंने पहचान आधारित आदतों की अवधारणा प्रस्तुत की है, जहां हम अपनी आदतों को अपनी पहचान के हिस्से के रूप में देखते हैं। अगर हम एक स्वस्थ व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो हमें अपनी आदतों को उसी तरह बदलना होगा। उदाहरण के लिए, अगर हम रोज व्यायाम करना चाहते हैं, तो हमें खुद को एक सक्रिय व्यक्ति के रूप में देखना होगा। क्लियर का कहना है कि आदतें हमारे जीवन में आवर्ती समस्याओं का समाधान करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप तनाव महसूस कर रहे हैं, तो आप योग या मेडिटेशन की आदत अपना सकते हैं।
इस प्रकार आदतें हमारी समस्याओं के समाधान के रूप में काम करती हैं और हमारी पहचान को आकार देती हैं। क्लियर यह भी बताते हैं कि आदतें हमारी पहचान का परिणाम होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक धूम्रपान करने वाले हैं तो आप अपने आप को एक धूम्रपान करने वाले के रूप में पहचानते हैं। इस प्रकार आदतें और पहचान एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। क्लियर सुझाव देते हैं कि हमें अपनी आदतों को अपनी पहचान के हिस्से के रूप में देखना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो आपको रोज लिखने की आदत विकसित करनी चाहिए। इस प्रकार आपकी आदतें आपकी पहचान को प्रतिबिंबित करेंगी और आपकी पहचान आपकी आदतों को मजबूत करेगी। अध्याय 3, 4 सरल चरणों में बेहतर आदतें कैसे बनाएं। क्लियर बताते हैं कि आदतों को बदलने के लिए हमें न केवल परिणामों के स्तर को संबोधित करना चाहिए बल्कि प्रक्रियाओं और पहचान के स्तर को भी। परिणाम वे लक्ष्य हैं जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं, प्रक्रियाएं वे दिनचर्याएं हैं जिन्हें हम अनुसरण करते हैं, और पहचान वो विश्वास है जो हमारे बारे में है। उन्होंने 2 मिनट के नियम की अवधारणा प्रस्तुत की है। यह नियम कहता है कि किसी भी नई आदत को शुरू करने के लिए इसे 2 मिनट से कम समय में किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन पढ़ने की आदत विकसित करना चाहते हैं तो शुरुआत में केवल 2 मिनट पढ़ने का लक्ष्य रखें। यह आदत को अधिक प्रबंधनीय बनाता है और इसे शुरू करना आसान बनाता है। क्लियर बताते हैं कि आदतों को शुरू करने के लिए हमें उन्हें जितना संभव हो उतना आसान बनाना चाहिए। उन्होंने आदत स्टैकिंग की तकनीक पर चर्चा की है, जहां हम मौजूदा आदतों से नई आदतों को जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, हर दिन अपने दांत ब्रश करने के बाद मौजूदा आदत आप 5 मिनट के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। नई आदत। क्लियर का तर्क है कि आदतों को बदलने के लिए हमें न केवल परिणामों पर ध्यान देना चाहिए बल्कि प्रक्रियाओं और पहचान पर भी ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य वजन कम करना है तो आपको अपनी पहचान एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में विकसित करनी चाहिए और स्वस्थ खाने और नियमित व्यायाम करने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। अध्याय 5, नई आदत को शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका। जेम्स क्लियर बताते हैं कि नई आदत को शुरू करने के लिए इसे जितना संभव हो उतना आसान और स्पष्ट बनाना महत्वपूर्ण है। वह गेटवे आदतों की अवधारणा का परिचय देते हैं, जो छोटी आदतें हैं जो स्वाभाविक रूप से बड़े व्यवहारों की ओर ले जाती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य हर सुबह दौड़ने का है तो सबसे पहले केवल अपने जूते पहनकर घर से बाहर निकलना एक गेटवे आदत हो सकती है। इसके बाद अपने पर्यावरण को अनुकूल बनाने के महत्व पर जोर देते हुए क्लियर बताते हैं कि यदि आप सुबह दौड़ने की आदत बनाना चाहते हैं तो आपको रात को पहले ही अपनी दौड़ने वाली पोशाक तैयार कर लेनी चाहिए। यह आपके निर्णय लेने की प्रक्रिया को आसान बनाता है और आपको अपनी आदत को अपनाने में मदद करता है। वो बताते हैं कि आदतें बनाने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें स्पष्ट और विशिष्ट बनाना। जब आप जानते हैं कि आपको कब और कहां एक नई आदत करनी है तो इसे अपनाना और बनाए रखना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो आप ये तय कर सकते हैं कि आप हर रात सोने से पहले 20 मिनट पढ़ेंगे। ये स्पष्टता और विशिष्टता आदत को आपके दिनचर्या का हिस्सा बना देती है। इसके अलावा क्लियर इस बात पर जोर देते हैं कि आदतें शुरू करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है उन्हें छोटी छोटी और सरल गतिविधियों में बदलना। जब आप किसी नई आदत को शुरू करते हैं तो इसे इतना आसान बनाएं कि आप इसे अस्वीकार न कर सकें। उदाहरण के लिए, अगर आप व्यायाम करना चाहते हैं तो शुरुआत में केवल 5 मिनट के लिए कसरत करें। ये छोटी शुरुआत आपको आदत को अपनाने और इसे जारी रखने में मदद करेगी। उन्होंने बताया कि आदतों को प्रभावी बनाने के लिए हमें उनके साथ सकारात्मक संग बनाने की आवश्यकता है। जब हम किसी आदत को एक सुखद अनुभव के साथ जोड़ते हैं तो हम उसे करने के लिए और अधिक प्रेरित होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अधिक फल खाना चाहते हैं तो फलों को अपनी पसंदीदा जगह पर रखें और उन्हें अपने पसंदीदा समय पर खाएं। अध्याय 6, प्रेरणा अत्यधिक मूल्यांकित है, पर्यावरण अक्सर अधिक महत्वपूर्ण होता है। क्लियर पर्यावरण की भूमिका पर चर्चा करते हैं कि यह हमारे व्यवहार को कैसे आकार देता है। वो तर्क करते हैं कि प्रेरणा महत्वपूर्ण है, लेकिन पर्यावरण अक्सर हमारी आदतों पर अधिक प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अधिक स्वस्थ भोजन करना चाहते हैं तो अपनी रसोई को स्वस्थ खाद्य पदार्थों से भरें और जंक फूड को दूर रखें। उन्होंने चॉइस आर्किटेक्चर की अवधारणा का परिचय दिया है, जहां हम अपने पर्यावरण को इस प्रकार संरचित करते हैं कि सर्वोत्तम विकल्प सबसे आसान विकल्प बने। इस तरह आप सही विकल्प को आसान और गलत विकल्प को कठिन बना सकते हैं। वो बताते हैं कि प्रेरणा पर भरोसा करने की बजाय हमें अपने पर्यावरण को इस प्रकार डिजाइन करना चाहिए कि यह हमारी इच्छित आदतों का समर्थन करे। उदाहरण के लिए, अगर आप टीवी देखने के बजाय किताब पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो अपने टीवी को कमरे से हटा दें और किताबों को प्रमुख स्थान पर रखें। ये परिवर्तन आपके लिए सही विकल्प चुनना आसान बना देगा। क्लियर यह भी बताते हैं कि हमारे आसपास के लोग भी हमारे आदतों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो स्वस्थ आदतों को महत्व देते हैं तो आप भी उन आदतों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। इसलिए अपने सामाजिक नेटवर्क को इस प्रकार डिजाइन करें कि यह आपकी इच्छित आदतों का समर्थन करे।
क्लियर बताते हैं कि हमारे पर्यावरण का हमारे व्यवहार पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। उन्होंने चॉइस आर्किटेक्चर की अवधारणा का परिचय दिया है, जिसमें हम अपने पर्यावरण को इस प्रकार डिजाइन करते हैं कि सर्वोत्तम विकल्प सबसे आसान हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप फल खाना चाहते हैं तो उन्हें ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें आसानी से देख सकें और पहुंच सकें। इसके विपरीत जंक फूड को ऐसी जगह पर रखें जहां उसे देखना और पहुंचना मुश्किल हो। उन्होंने बताया कि हमें अपने पर्यावरण को इस प्रकार डिजाइन करना चाहिए कि यह हमारी आदतों का समर्थन करे। जब सही विकल्प आसान होता है तो हम उसे अपनाने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। इसलिए अपने घर, कार्यस्थल और अन्य स्थानों को इस प्रकार डिजाइन करें कि वे आपकी इच्छित आदतों का समर्थन करें। भाग 3, दूसरा कानून, इसे आकर्षक बनाएं। अध्याय 7, एक आदत को अविस्मरणीय कैसे बनाएं। क्लियर बताते हैं कि अच्छी आदतों को अधिक आकर्षक कैसे बनाया जाए। उन्होंने प्रलोभन बंडलिंग की अवधारणा का परिचय दिया है, जहां आप एक आदत को एक प्रलोभन के साथ जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप ट्रेडमिल पर दौड़ते समय केवल अपने पसंदीदा शो देख सकते हैं तो यह आदत को अधिक आकर्षक बना देगा। वो ये भी बताते हैं कि हमारे दिमाग में डोपामिन का स्तर बढ़ने से आदतें अधिक संतोषजनक बन जाती हैं। उन्होंने बताया कि आदतों को आकर्षक बनाने के लिए हमें उन्हें अपने लिए मजेदार बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप दौड़ने की आदत बनाना चाहते हैं तो दौड़ते समय अपनी पसंदीदा संगीत सुनें। यह आदत को अधिक मजेदार और संतोषजनक बनाएगा। क्लियर यह भी बताते हैं कि हमें अपनी आदतों के परिणामों को तुरंत देखने का प्रयास करना चाहिए। जब हम किसी आदत के परिणामों को तुरंत देख सकते हैं तो हम उसे अपनाने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो अपने प्रगति को मापने और ट्रैक करने के लिए एक चार्ट बनाएं। यह आपको अपनी प्रगति को देखने और प्रेरित रहने में मदद करेगा। क्लियर बताते हैं कि हमें अपनी आदतों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए उन्हें हमारे जीवन के सुखद अनुभवों के साथ जोड़ना चाहिए। जब हम किसी आदत को एक प्रलोभन के साथ जोड़ते हैं तो हमारे मस्तिष्क में डोपामिन का स्तर बढ़ता है, जिससे हम उस आदत को बार बार करने के लिए प्रेरित होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप व्यायाम करते समय अपनी पसंदीदा संगीत सुनते हैं तो यह आदत को अधिक मजेदार और संतोषजनक बनाएगा। अध्याय 8, एक आदत को आकर्षक कैसे बनाएं। क्लियर प्रलोभन बंडलिंग और आदत स्टैकिंग के विचारों का विस्तार करते हैं। वो सकारात्मक संघ बनाने के महत्व पर भी चर्चा करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अधिक पढ़ने की आदत विकसित करना चाहते हैं तो एक आरामदायक और आकर्षक पढ़ने का कोना बनाएं। यह आदत को और भी आकर्षक बना देगा। उन्होंने ये भी बताया कि सामाजिक परिवेश में आदतें अधिक शक्तिशाली हो जाती हैं, इसलिए एक समूह में काम करना या दोस्तों के साथ मिलकर नई आदतें बनाना अधिक प्रभावी हो सकता है। उन्होंने बताया कि आदतों को आकर्षक बनाने के लिए हमें उन्हें अपने लिए मजेदार बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप दौड़ने की आदत बनाना चाहते हैं तो दौड़ते समय अपनी पसंदीदा संगीत सुनें। यह आदत को अधिक मजेदार और संतोषजनक बनाएगा। क्लियर यह भी बताते हैं कि हमें अपनी आदतों के परिणामों को तुरंत देखने का प्रयास करना चाहिए। जब हम किसी आदत के परिणामों को तुरंत देख सकते हैं तो हम उसे अपनाने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो अपने प्रगति को मापने और ट्रैक करने के लिए एक चार्ट बनाएं। यह आपको अपनी प्रगति को देखने और प्रेरित रहने में मदद करेगा। अध्याय 9, परिवार और दोस्तों की भूमिका आपकी आदतों को आकार देने में। क्लियर बताते हैं कि हमारे सामाजिक वातावरण का हमारी आदतों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे दोस्तों, परिवार और साथियों के साथ हमारा संपर्क हमारी आदतों को बनाने और बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक मानदंड और समूह की मानसिकता नई आदतों को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप फिटनेस की आदत विकसित करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो पहले से ही फिटनेस को महत्व देते हैं। ऐसे सकारात्मक साथियों के साथ समय बिताने से आपकी नई आदतों को बनाए रखने की संभावना बढ़ जाती है। क्लियर ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों का उल्लेख किया है जो हमारी आदतों को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि परिवार, दोस्तों का समूह और कार्यस्थल के सहयोगी। वो बताते हैं कि जब हम किसी समूह का हिस्सा बनते हैं तो हम उस समूह के मानदंडों और व्यवहारों को अपनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसलिए अगर हम सकारात्मक आदतें विकसित करना चाहते हैं तो हमें ऐसे समूहों का हिस्सा बनना चाहिए जो उन आदतों को महत्व देते हैं। वो बताते हैं कि जब हम ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो उन आदतों को अपनाते हैं जिन्हें हम विकसित करना चाहते हैं तो हम उन आदतों को अपनाने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जिन्होंने पहले ही धूम्रपान छोड़ दिया है या जो धूम्रपान नहीं करते हैं। ये सामाजिक समर्थन और सकारात्मक प्रोत्साहन आपको अपनी आदत बदलने में मदद कर सकता है। क्लियर यह भी बताते हैं कि हमें अपने सामाजिक समूहों के प्रभाव को समझना चाहिए और उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग करना चाहिए।
अगर आप किसी समूह का हिस्सा हैं जो आपकी नकारात्मक आदतों को बढ़ावा देता है, तो आपको उन समूहों से दूरी बनानी चाहिए और ऐसे समूहों का हिस्सा बनना चाहिए जो आपकी सकारात्मक आदतों का समर्थन करते हैं। ये परिवर्तन आपकी आदतों को बदलने और उन्हें बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भाग 4, तीसरा कानून, इसे आसान बनाएं। अध्याय 10, एक आदत को आसान कैसे बनाएं। क्लियर बताते हैं कि आदतों को जितना संभव हो उतना आसान बनाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने 2 मिनट के नियम की अवधारणा का विस्तार किया है। यह नियम कहता है कि किसी भी नई आदत को शुरू करने के लिए इसे 2 मिनट से कम समय में किया जाना चाहिए। इससे आदत को अपनाना और बनाए रखना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य रोज पढ़ना है, तो शुरुआत में केवल 2 मिनट पढ़ने का लक्ष्य रखें। क्लियर बताते हैं कि आदतों को शुरू करने के लिए हमें उन्हें जितना संभव हो उतना आसान बनाना चाहिए। उन्होंने आदत स्टैकिंग की तकनीक पर चर्चा की है, जहां हम मौजूदा आदतों से नई आदतों को जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, हर दिन अपने दांत ब्रश करने के बाद मौजूदा आदत, आप 5 मिनट के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, नई आदत। ये तकनीक हमें बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के नई आदतों को अपनाने में मदद करती है। क्लियर यह भी बताते हैं कि हमें अपनी आदतों को इस प्रकार डिजाइन करना चाहिए कि वे हमारे जीवन में जितनी संभव हो उतनी कम रुकावटें डालें। उन्होंने उत्पादकता हैकिंग की अवधारणा का परिचय दिया है, जिसमें हम अपने पर्यावरण और उपकरणों को इस प्रकार सेटअप करते हैं कि वे हमारी आदतों का समर्थन करें। उदाहरण के लिए, अगर आप व्यायाम करना चाहते हैं, तो अपने जिम के कपड़े पहले से ही तैयार रखें ताकि आप बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के व्यायाम कर सकें। उन्होंने बताया कि आदतों को आसान बनाने के लिए हमें उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए। जब हम किसी आदत को छोटे हिस्सों में बांटते हैं, तो उसे करना आसान हो जाता है और हम उसे अधिक आसानी से अपना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं, तो शुरुआत में केवल 1 पेज लिखने का लक्ष्य रखें। ये छोटी शुरुआत आपको आदत को अपनाने और उसे बनाए रखने में मदद करेगी। अध्याय 11, कैसे आलस्य को रोकें और 2 मिनट के नियम का उपयोग करके आदतें बनाएं। क्लियर बताते हैं कि 2 मिनट के नियम का उपयोग कैसे किया जाए ताकि आदतों को अधिक प्रबंधनीय और आसान बनाया जा सके। उन्होंने इस नियम का उपयोग करके छोटी शुरुआत करने का महत्व बताया है, जिससे आदत को विकसित करना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य दौड़ना है, तो शुरुआत में केवल जूते पहनकर घर से बाहर निकलने का लक्ष्य रखें। उन्होंने प्रोग्रेसिव ओवरलोड की अवधारणा का भी परिचय दिया है, जो बताता है कि हमें धीरे धीरे अपनी आदतों को बढ़ाना चाहिए। जब हम एक छोटी आदत को अपना लेते हैं, तो हम धीरे धीरे उसके समय और कठिनाई को बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य रोज दौड़ना है, तो शुरुआत में केवल 5 मिनट दौड़ें और फिर धीरे धीरे समय बढ़ाते जाएं। ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड आपको आदत को बनाए रखने और उसे अधिक प्रभावी बनाने में मदद करेगा। क्लियर यह भी बताते हैं कि हमें अपनी आदतों को इतना आसान बनाना चाहिए कि उन्हें करना असंभव न हो। जब हम किसी आदत को इतना आसान बनाते हैं, तो हम उसे करने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं और आलस्य को रोक सकते हैं। उन्होंने मॉर्निंग रूटीन का उदाहरण दिया, जिसमें हम सुबह की आदतों को इतनी अच्छी तरह से सेटअप करते हैं कि उन्हें करना आसान हो जाता है और हम अपने दिन की अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। अध्याय 12, अच्छी आदतों को अनिवार्य और बुरी आदतों को असंभव कैसे बनाएं। क्लियर बताते हैं कि अच्छी आदतों को अनिवार्य और बुरी आदतों को असंभव बनाने के लिए किन रणनीतियों का उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने प्रतिबद्धता उपकरणों की अवधारणा का परिचय दिया है, जो हमारी आदतों को बनाए रखने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप जंक फूड छोड़ना चाहते हैं, तो इसे घर में न रखें। इस तरह आप गलत आदतों को करना कठिन और सही आदतों को करना आसान बना सकते हैं। क्लियर बताते हैं कि आदतों को अनिवार्य बनाने के लिए हमें उन्हें हमारे जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने पर्यावरण डिजाइन की अवधारणा का परिचय दिया है, जिसमें हम अपने पर्यावरण को इस प्रकार डिजाइन करते हैं कि वो हमारी आदतों का समर्थन करे। उदाहरण के लिए, अगर आप स्वस्थ खाना चाहते हैं, तो अपनी रसोई को केवल स्वस्थ खाद्य पदार्थों से भरें और जंक फूड को दूर रखें। क्लियर यह भी बताते हैं कि हमें अपनी बुरी आदतों को असंभव बनाने के लिए उन्हें जितना संभव हो उतना कठिन बनाना चाहिए। उन्होंने फ्रिक्शन की अवधारणा का परिचय दिया है, जिसमें हम अपनी बुरी आदतों को करने में रुकावटें डालते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सोशल मीडिया का उपयोग कम करना चाहते हैं, तो अपने फोन से सोशल मीडिया ऐप्स को हटा दें या उन्हें एक्सेस करने के लिए एक पासवर्ड सेट करें। भाग 5, चौथा कानून, इसे संतोषजनक बनाएं। अध्याय 13, व्यवहार परिवर्तन का मुख्य नियम। क्लियर बताते हैं कि आदतों को तुरंत संतोषजनक कैसे बनाया जाए। उन्होंने तत्काल पुरस्कारों की अवधारणा का परिचय दिया है। आदतों को संतोषजनक बनाने के लिए उन्हें तुरंत पुरस्कृत किया जाना चाहिए ताकि हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक संग बन सके। उदाहरण के लिए, यदि आप दौड़ने के बाद खुद को एक छोटा इनाम देते हैं, तो यह आदत को मजबूत करेगा। क्लियर बताते हैं कि हमें अपनी आदतों को संतोषजनक बनाने के लिए उन्हें हमारे लिए पुरस्कृत करने योग्य बनाना चाहिए।
उन्होंने इनाम प्रणाली की अवधारणा का परिचय दिया है, जिसमें हम अपनी आदतों को पूरा करने के बाद खुद को छोटे छोटे इनाम देते हैं। ये प्रणाली हमें आदतों को बनाए रखने और उन्हें संतोषजनक बनाने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने के बाद खुद को एक छोटा चॉकलेट बार दें। उन्होंने ये भी बताया कि हमें अपनी आदतों के परिणामों को तुरंत देखने का प्रयास करना चाहिए। जब हम किसी आदत के परिणामों को तुरंत देख सकते हैं तो हम उसे अपनाने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो अपने प्रगति को मापने और ट्रैक करने के लिए एक चार्ट बनाएं। भाग 5, चौथा कानून, इसे संतोषजनक बनाएं। अध्याय 14, हर दिन अच्छी आदतों के साथ कैसे रहें। क्लियर बताते हैं कि आदत ट्रैकिंग और कभी 2 बार न छोड़ें सिद्धांत का उपयोग कैसे किया जाए ताकि आदतों को बनाए रखा जा सके। आदत ट्रैकिंग से हम अपनी प्रगति को देख सकते हैं और इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। उदाहरण के लिए, एक कैलेंडर पर अपने सफल दिनों को चिन्हित करना आपको प्रेरित कर सकता है। आदत ट्रैकिंग एक महत्वपूर्ण उपकरण है क्योंकि यह आपको दृश्य संकेत देता है कि आप कितनी बार अपनी आदत का पालन कर रहे हैं। यह आपको अपने आप को ईमानदार रखने में मदद करता है और प्रेरणा को बनाए रखने में सहायक होता है। आदत ट्रैकिंग के लिए आप विभिन्न उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि कैलेंडर, ऐप्स या साधारण जर्नल। जब आप अपनी प्रगति को देखते हैं तो यह आपको संतोष देता है और आपकी आदत को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप रोजाना व्यायाम करना चाहते हैं तो हर दिन व्यायाम करने के बाद अपने कैलेंडर पर एक निशान लगाएं। ये छोटा सा विजुअल क्यू आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। क्लियर, कभी 2 बार न छोड़ें सिद्धांत का भी परिचय देते हैं। इसका मतलब है कि यदि आप एक दिन अपनी आदत को नहीं कर पाते तो इसे दूसरे दिन फिर से करने की कोशिश करें। ये सिद्धांत आदत को ट्रैक पर रखने में मदद करता है और एक बुरी आदत को बनने से रोकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक दिन के लिए व्यायाम नहीं कर पाए तो अगले दिन इसे करना सुनिश्चित करें ताकि यह एक आदत के रूप में स्थापित रहे। क्लियर यह भी बताते हैं कि हमें अपनी आदतों के लिए इनाम प्रणाली स्थापित करनी चाहिए। जब आप एक आदत को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं तो खुद को एक छोटा इनाम दें। यह इनाम प्रणाली आपके मस्तिष्क को आदत को संतोषजनक मानने के लिए प्रेरित करेगी, जिससे आप उसे बार बार करना चाहेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप एक सप्ताह तक नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो अपने आप को एक पसंदीदा खाने की वस्तु या एक छोटा सा उपहार दें। क्लियर बताते हैं कि आदत ट्रैकिंग और कभी 2 बार न छोड़ें सिद्धांत का उपयोग करके हम अपनी आदतों को बनाए रख सकते हैं और उन्हें मजबूत कर सकते हैं। आदत ट्रैकिंग से हमें हमारी प्रगति का एक दृश्य संकेत मिलता है और यह हमें प्रेरित करता है। जब हम अपनी प्रगति को देखते हैं तो हमें संतोष मिलता है और हम अपनी आदतों को बनाए रखने के लिए प्रेरित होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप रोजाना पढ़ाई करना चाहते हैं तो हर दिन पढ़ाई करने के बाद अपने कैलेंडर पर एक निशान लगाएं। यह आपको अपनी प्रगति को देखने और प्रेरित रहने में मदद करेगा। क्लियर बताते हैं कि आदतों को बनाए रखने के लिए हमें एक मजबूत प्रणाली की आवश्यकता होती है। आदत ट्रैकिंग और कभी 2 बार न छोड़ें सिद्धांत इस प्रणाली के महत्वपूर्ण भाग हैं। आदत ट्रैकिंग से हम अपनी प्रगति को माप सकते हैं और देख सकते हैं कि हम कितनी बार अपनी आदतों का पालन कर रहे हैं। कभी 2 बार न छोड़ें सिद्धांत से हम अपनी आदतों को बनाए रखने के लिए प्रेरित रहते हैं और एक बुरी आदत को बनने से रोकते हैं। भाग 6, उन्नत रणनीतियाँ। अध्याय 15, अच्छी आदतें बनाने के नुकसान। क्लियर बताते हैं कि अच्छी आदतों के संभावित नुकसान क्या हो सकते हैं और हमें लचीलापन और अनुकूलता बनाए रखने की आवश्यकता क्यों है। कभी कभी हम आदतों के गुलाम बन सकते हैं और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लचीला होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी दिन व्यायाम नहीं कर पाते तो खुद को क्षमा करना और अगले दिन फिर से शुरू करना महत्वपूर्ण है। क्लियर बताते हैं कि अत्यधिक कठोरता और अनुशासन की कमी हमारी अच्छी आदतों को बुरी आदतों में बदल सकती है। यदि हम अपनी आदतों के प्रति अत्यधिक कठोर होते हैं और थोड़ी सी भी विचलन को असफलता मानते हैं तो ये हमारी मानसिकता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन 30 मिनट पढ़ने की आदत विकसित करना चाहते हैं और एक दिन केवल 20 मिनट पढ़ते हैं तो खुद को असफल मानने के बजाय इसे एक छोटे से सेटबैक के रूप में देखें और अगले दिन फिर से प्रयास करें। क्लियर यह भी बताते हैं कि हमें अपनी आदतों में लचीलापन और अनुकूलता बनाए रखने की आवश्यकता क्यों है। जीवन में परिवर्तन और अनिश्चितताएं हमेशा बनी रहती हैं और हमें इनसे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप नियमित रूप से जिम जाते हैं और अचानक यात्रा पर जाना पड़ता है तो आप अपनी आदत को बनाए रखने के लिए यात्रा के दौरान सरल व्यायाम कर सकते हैं। क्लियर बताते हैं कि कभी कभी अच्छी आदतें भी समस्याएं पैदा कर सकती हैं यदि वे अत्यधिक कठोरता और अनुशासन की कमी के कारण बुरी आदतों में बदल जाती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप बहुत सख्त दिनचर्या का पालन करते हैं और एक दिन उससे चूक जाते हैं तो आप खुद को असफल मान सकते हैं और इससे आपकी मानसिकता नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। इसलिए हमें अपनी आदतों में लचीलापन और अनुकूलता बनाए रखना चाहिए।
क्लियर बताते हैं कि अच्छी आदतों के संभावित नुकसान भी हो सकते हैं, विशेष रूप से यदि वे बहुत कठोर और अनम्य हो जाते हैं। उन्होंने लचीलापन की अवधारणा का परिचय दिया है, जिसमें हमें अपनी आदतों में कुछ हद तक लचीलापन रखना चाहिए ताकि हम अनपेक्षित परिस्थितियों से निपट सकें। उदाहरण के लिए, यदि आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं और अचानक बीमार पड़ जाते हैं, तो आपको अपने व्यायाम की दिनचर्या को समायोजित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अध्याय 16, कैसे सिर्फ अच्छे से वास्तव में महान बने। क्लियर बताते हैं कि हमारी आदतों में निरंतर सुधार कैसे किया जाए। उन्होंने जानबूझकर अभ्यास की अवधारणा का परिचय दिया है, जहां हम अपनी क्षमताओं के किनारे पर अभ्यास करते हैं ताकि हम बेहतर बन सकें। जानबूझकर अभ्यास का मतलब है कि हम अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलकर उन चीजों पर काम करते हैं जो हमें चुनौती देती हैं और हमें हमारे कौशल में सुधार करने में मदद करती हैं। क्लियर बताते हैं कि हमें अपनी आदतों में निरंतर सुधार के लिए नियमित रूप से समीक्षा और विश्लेषण करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम किस प्रकार प्रगति कर रहे हैं और किस प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक लेखक हैं, तो आपको नियमित रूप से अपनी लेखन शैली और सामग्री का मूल्यांकन करना चाहिए और उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां सुधार की आवश्यकता है। क्लियर यह भी बताते हैं कि हमें अपनी आदतों में सुधार के लिए एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए। ये प्रणाली हमें नियमित रूप से समीक्षा, मूल्यांकन और सुधार करने में मदद करेगी। उदाहरण के लिए, अगर आप एक एथलीट हैं, तो आपको एक प्रशिक्षण योजना बनानी चाहिए जिसमें आपके प्रदर्शन का नियमित मूल्यांकन और सुधार शामिल हो। उन्होंने बताया कि महान बनने के लिए हमें अपनी आदतों में निरंतर सुधार के लिए एक सकारात्मक मानसिकता विकसित करनी चाहिए। हमें यह विश्वास होना चाहिए कि हम हमेशा सुधार कर सकते हैं और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। क्लियर बताते हैं कि सिर्फ अच्छे से महान बनने के लिए हमें अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलकर जानबूझकर अभ्यास करना चाहिए। यह अभ्यास हमारे कौशल को सुधारने और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जानबूझकर अभ्यास का मतलब है कि हम उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जहां हमें सबसे अधिक सुधार की आवश्यकता है और उन पर काम करते हैं। क्लियर बताते हैं कि महानता प्राप्त करने के लिए हमें अपनी आदतों को लगातार सुधारते रहना चाहिए। ये सुधार जानबूझकर अभ्यास, नियमित समीक्षा और सकारात्मक मानसिकता के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। महानता कोई एक बार की उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह निरंतर प्रयास और सुधार का परिणाम है। अध्याय 17, गोल्डीलॉक्स नियम, जीवन और काम में प्रेरित कैसे रहें। क्लियर गोल्डीलॉक्स नियम का परिचय देते हैं, जो बताता है कि हम अपने वर्तमान क्षमताओं के किनारे पर काम करते समय अधिकतम प्रेरणा का अनुभव करते हैं। जब कार्य न तो बहुत आसान होता है और न ही बहुत कठिन, तब हम सबसे अधिक प्रेरित रहते हैं। ये फ्लो स्टेट में काम करने का आदर्श समय होता है। जब हम इस स्थिति में होते हैं, तो हम अपने कार्य में पूरी तरह से डूब जाते हैं और समय का पता नहीं चलता। क्लियर बताते हैं कि गोल्डीलॉक्स नियम हमें हमारी आदतों और कार्यों में निरंतर प्रेरित रखने में मदद करता है। जब हम किसी कार्य में शामिल होते हैं जो हमारे लिए सही मात्रा में चुनौतीपूर्ण होता है, तो हम उसमें पूरी तरह से मग्न हो जाते हैं और हमें समय का पता नहीं चलता। इस स्थिति को फ्लो कहा जाता है और यह हमारे प्रदर्शन को बढ़ाने और हमें प्रेरित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गोल्डीलॉक्स नियम का पालन करने के लिए हमें अपने कार्यों को इस प्रकार चुनना चाहिए कि वे हमारे वर्तमान कौशल स्तर के अनुरूप हों और हमें चुनौती दें। अगर कार्य बहुत आसान होता है, तो हम जल्दी ऊब जाएंगे और अगर कार्य बहुत कठिन होता है, तो हम जल्दी हतोत्साहित हो जाएंगे। इसलिए हमें अपने कार्यों को इस प्रकार चुनना चाहिए कि वे हमारे कौशल के किनारे पर हों और हमें लगातार सुधार करने के लिए प्रेरित करें। क्लियर बताते हैं कि गोल्डीलॉक्स नियम का पालन करके हम अपनी आदतों और कार्यों में अधिक प्रेरित रह सकते हैं। जब हम किसी कार्य में सही मात्रा में चुनौती महसूस करते हैं, तो हम उसमें पूरी तरह से डूब जाते हैं और हमारी उत्पादकता और संतुष्टि बढ़ जाती है। यह नियम हमें हमारे कार्यों में संतुलन बनाए रखने और उन्हें लगातार सुधारने में मदद करता है। भाग 6, उन्नत रणनीतियां। अध्याय 18, जब आप अपने लक्ष्यों पर काम करते समय बोर हो जाते हैं तो कैसे फोकस बनाए रखें। क्लियर बताते हैं कि जब बोरियत होती है तो कैसे फोकस और प्रेरणा बनाए रखें। उन्होंने नवीनता और स्वयं करुणा की अवधारणाओं का परिचय दिया है। बोरियत को दूर करने के लिए हमें अपने कार्यों में नवीनता और विविधता जोड़नी चाहिए। इसके अलावा हमें अपने आप को दयालु और समझने वाला बनाना चाहिए ताकि हम आत्मा आलोचना से बच सकें। क्लियर बताते हैं कि जब हम किसी कार्य को लंबे समय तक करते हैं, तो हम उसमें ऊब सकते हैं। यह ऊब हमें कार्य पर ध्यान केंद्रित करने और उसे पूरा करने से रोक सकती है। इसलिए हमें अपने कार्यों में नवीनता और विविधता जोड़नी चाहिए ताकि हम प्रेरित और ध्यान केंद्रित रह सकें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेखक हैं और लंबे समय तक एक ही शैली में लिखते हैं, तो आप ऊब सकते हैं। इसे दूर करने के लिए आप अपनी लेखन शैली में बदलाव कर सकते हैं या नए विषयों पर लिख सकते हैं। क्लियर बताते हैं कि बोरियत को दूर करने के लिए हमें अपने कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करना चाहिए और प्रत्येक हिस्से के लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए।
इससे हम अपने कार्यों को अधिक प्रबंधनीय बना सकते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए अधिक प्रेरित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लंबी रिपोर्ट लिख रहे हैं तो इसे छोटे छोटे अनुभागों में विभाजित करें और प्रत्येक अनुभाग को एक एक करके पूरा करें। क्लियर यह भी बताते हैं कि बोरियत को दूर करने के लिए हमें अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए। हमें अपने आप से यह पूछना चाहिए कि हम इस कार्य को क्यों कर रहे हैं और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब हम अपने कार्य के उद्देश्य को समझते हैं तो हम उसमें अधिक प्रेरित हो सकते हैं और बोरियत को दूर कर सकते हैं। अध्याय 19, प्रतिभा की सच्चाई, जब जीन मायने रखते हैं और जब नहीं। क्लियर बताते हैं कि हमारे जीन और आदतें कैसे हमारे कौशल और रुचियों को प्रभावित कर सकती हैं। उन्होंने निजीकरण और अंतरिम लक्ष्य की अवधारणाओं पर चर्चा की है। हमारे जीन हमारे कौशल और क्षमताओं को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन हमारी आदतें और प्रयास हमें महान बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी का प्राकृतिक कौशल उसे शुरुआत में लाभ दे सकता है, लेकिन लगातार अभ्यास और आदतें उसे महानता की ओर ले जाती हैं। क्लियर बताते हैं कि हमारे जीन और आदतें दोनों हमारी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे जीन हमें कुछ क्षेत्रों में प्राकृतिक प्रतिभा और रुचि प्रदान कर सकते हैं, लेकिन हमारी आदतें और प्रयास हमें उन क्षेत्रों में महानता प्राप्त करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास प्राकृतिक रूप से संगीत प्रतिभा है तो नियमित अभ्यास और सही आदतें आपको एक महान संगीतकार बना सकती हैं। क्लियर यह भी बताते हैं कि हमें अपनी व्यक्तिगत ताकतों और रुचियों का उपयोग करके अपनी आदतों को अनुकूलित करना चाहिए। जब हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमें स्वाभाविक रूप से अच्छी लगती हैं और जिनमें हमें रुचि होती है, तो हम उनमें अधिक सफल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको लिखने में रुचि है और आप इसमें अच्छे हैं, तो आपको लिखने की आदत विकसित करनी चाहिए और इसे नियमित रूप से करना चाहिए। क्लियर बताते हैं कि हमारे जीन और आदतें एक साथ मिलकर हमें सफलता की ओर ले जा सकती हैं। हमारे जीन हमें प्राकृतिक प्रतिभा और रुचि प्रदान कर सकते हैं, लेकिन हमारी आदतें और प्रयास हमें उन क्षेत्रों में महानता प्राप्त करने में मदद करते हैं। अध्याय 20, स्थायी परिणाम प्राप्त करने का रहस्य। क्लियर बताते हैं कि स्थायी परिणाम प्राप्त करने के लिए धैर्य और दृढ़ता क्यों महत्वपूर्ण है। उन्होंने पहचान आधारित आदतों और निरंतर सुधार की अवधारणाओं पर जोर दिया है। स्थायी परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें अपनी आदतों को अपनी पहचान का हिस्सा बनाना चाहिए और निरंतर सुधार की तलाश करनी चाहिए। क्लियर बताते हैं कि स्थायी परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें अपनी आदतों को निरंतर सुधारते रहना चाहिए। ये सुधार धीरे धीरे और नियमित रूप से होना चाहिए ताकि हम अपनी आदतों को बनाए रख सकें और उनमें सुधार कर सकें। उदाहरण के लिए, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट और व्यायाम की आदतों को धीरे धीरे सुधारते रहना चाहिए ताकि आप स्थायी रूप से वजन कम कर सकें। क्लियर यह भी बताते हैं कि स्थायी परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें अपनी आदतों को अपनी पहचान का हिस्सा बनाना चाहिए। जब हम किसी आदत को अपनी पहचान का हिस्सा बनाते हैं तो हम उसे बार बार करने के लिए प्रेरित होते हैं और उसे बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक धावक बनना चाहते हैं तो आपको खुद को एक धावक के रूप में देखना चाहिए और नियमित रूप से दौड़ना चाहिए। क्लियर बताते हैं कि स्थायी परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर सुधार की तलाश करनी चाहिए। हमें अपने कार्यों और आदतों को नियमित रूप से समीक्षा और सुधार करना चाहिए ताकि हम हमेशा बेहतर बन सकें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेखक हैं तो आपको नियमित रूप से अपनी लेखन शैली और सामग्री का मूल्यांकन करना चाहिए और उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां सुधार की आवश्यकता है। क्लियर बताते हैं कि स्थायी परिणाम प्राप्त करने के लिए धैर्य और दृढ़ता महत्वपूर्ण है। हमें अपनी आदतों को अपनी पहचान का हिस्सा बनाना चाहिए और निरंतर सुधार की तलाश करनी चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें और उन्हें बनाए रख सकें।